नमस्कार। संस्कृत व्याकरण की दुनिया में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए कि बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, उपसर्ग प्रकरण। अमन गुप्ता टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और हाँ, अगर आप BAMS फर्स्ट प्रॉफ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कितना ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि कैसे एक छोटा सा नन्हा सा शब्द किसी भी धातु या क्रिया के आगे लगकर उसका पूरा का पूरा मतलब ही पलट सकता है? आज हम इसी के पीछे का रहस्य समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये उपसर्ग है क्या चीज? ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो शब्दों को एक नया मतलब, एक नया रूप दे देते हैं। तो देखिए, संस्कृत ग्रामर के हिसाब से उपसर्ग असल में वो शब्दांश होते हैं जो किसी धातु यानी रूट वर्ड के एकदम शुरू में जुड़ते हैं और फिर या तो उसका अर्थ ही बदल देते हैं या फिर उसमें कोई खास बात, कोई नई विशेषता जोड़ देते हैं। अच्छा, इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए ये संस्कृत लक्षणम देखते हैं। ये कहता है कि उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं और ले जाया जाता है। बलपूर्वक मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि अर्थ में एक जबरदस्त, एक फोर्सफुल चेंज है। अब ये स्लाइड देखिए, ये उपसर्गों की असली पावर को दिखाती है। कमाल ही है। हमारी मूल धातु है ह्र, जिसका मतलब होता है हरण करना। पर अब देखिए उपसर्गों का जादू। वे लग गया तो बन गया विहार यानी घूमना फिरना। प्र लगा तो प्रहार यानी हमला करना। आ से बना आहार यानी खाना। सम से तो संघार बन गया, मतलब पूरी तरह विनाश। और परि से परिहार मतलब त्याग देना। सोचिए, एक ही धातु और मतलब कितने अलग अलग। तो सवाल ये उठता है कि संस्कृत व्याकरण में ऐसे कितने उपसर्ग हैं? चलिए अब उन सभी 22 उपसर्गों की पूरी लिस्ट को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, महर्षि पाणिनि के व्याकरण को अगर हम देखें तो उसमें संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या बताई गई है 22 यानी द्वाविंशति। जी हाँ, पूरे 22, और ये संख्या एकदम फिक्स्ड है। चलिए शुरू करते हैं पहले 5 से। सबसे पहले है प्र, जिसका मतलब है अधिकता या श्रेष्ठता, जैसे प्रभवती। फिर है परा, मतलब उल्टा या विपरीत, जैसे पराजयते यानी हार जाना। इसके बाद है अप, जिसका मतलब है दूर या बुरा, जैसे अपहरति में। फिर है सम यानी अच्छी तरह या साथ में, जैसे संगच्छते। और अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, जैसे अनुगच्छति। अब आगे बढ़ते हैं। अव का मतलब है नीचे या अनादर, जैसे अवतरति। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, निस और निर, इन दोनों का ही मतलब बिना या बाहर होता है, जैसे निस्सरति और निर्गच्छति। बिल्कुल वैसे ही दुस और दुर, इन दोनों का इस्तेमाल बुरा या कठिन के लिए होता है, जैसे दुस्तर या दुर्लभ। चलिए अब अगले सेट पर आते हैं। वि का अर्थ है विशेष या अलग, जिससे बनता है विज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज। आंग, जिसे हम आम तौर पर आ कहते हैं, इसका मतलब है तक या उल्टा, जैसे आगच्छति। नी का मतलब है नीचे, जैसे निपतति मतलब नीचे गिरना। अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, जिससे बना शब्द अधिकार। और अपि का मतलब होता है ढकना, जैसे अपिधान यानी कि ढक्कन। और अब हम आ गए हैं अपनी फाइनल लिस्ट पर। अति का मतलब है बहुत ज्यादा, जैसे अत्याचार। सु का मतलब है अच्छा, जैसे सुपुत्र। उद का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठता, जैसे उद्भव। अभि का मतलब है पास या सामने, जैसे अभिगच्छति। प्रति का अर्थ है विरुद्ध या हर एक, जैसे प्रतिदिन। परि का मतलब है चारों ओर, जैसे परिभ्रमति। और आखिर में है उप, जिसका अर्थ है पास या छोटा, जैसे उपदेश। तो ठीक है, हमने ग्रामर तो समझ ली, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई एक BAMS स्टूडेंट के लिए ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब आयुर्वेद की अपनी भाषा में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कैसे। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद की जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी है वो इन्हीं उपसर्गों पर टिकी है। स्क्रीन पर देखिए, प्रकोप शब्द में प्र उपसर्ग है, जिसका मतलब है दोषों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अनुपान में अनु मतलब दवा के बाद या पीछे लिया जाने वाला लिक्विड। उपशय, संशोधन, प्रस्रवण, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक शब्द उपसर्गों से ही तो बने हैं और वही इनके सही अर्थ को समझाते हैं। तो अब जब उपसर्गों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो चलिए कुछ काम की टिप्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाली हैं।
एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए ना बस ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, संधि के नियम अच्छे से समझिए, जैसे प्रति और उपकार मिलकर प्रत्युपकार कैसे बनते हैं। दूसरा, किसी भी शब्द में से उपसर्ग को अलग करना सीखिए, जैसे संस्कृति में सम उपसर्ग है, ये पहचानना आना चाहिए। और तीसरा, ये हमेशा याद रखिए कि उपसर्ग हमेशा क्रिया से ठीक पहले लगते हैं। ये टिप्स आपके जवाबों को एकदम सटीक बना देंगी। तो उम्मीद है कि ये पूरा विश्लेषण आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये था उपसर्गों पर हमारा पूरा एनालिसिस। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप अगली बार कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।